नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। अपना जो आज का टॉपिक है वह है शासन के अंग। शासन के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शासन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसी जगह यदि बात करता है लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं। लोकतंत्र के वो 4 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसमें प्रेस को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो क्या हुआ? लोकतंत्र के 4 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रेस। वहीं यदि हम बात करें शासन के अंग, तो शासन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन से हो गए? शासन के 3 अंग कौन कौन से हो गए? तो शासन का जो पहला अंग है वह है विधायिका। शासन का पहला अंग जो है वो क्या है? विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका को ही क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका कहते हैं। तो ये क्या हो गया? लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी? लेजिस्लेटिव पावर। पहला क्या हो गया? विधायिका या व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव पावर। और दूसरी जो बात हो गई वह हो गई कार्यपालिका। कार्यपालिका। दूसरा जो अंग हुआ वो क्या हुआ? कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एक्जीक्यूटिव पावर। एक्जीक्यूटिव पावर। और तीसरा जो अंग हुआ इसका वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशियल पावर। कौन सा? जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर। तो क्या हो गए? शासन के 3 अंग कौन कौन से हो गए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेटिव पावर, एक्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर। अब क्या किया गया? जो हमारी विधायिका है, विधायिका को भी क्या किया? 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। विधायिका को भी 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। विधायिका को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। कौन कौन से 2 भाग? तो केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को मुख्यतः संसद कहा जाता है और जो राज्य विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। तो किसमें वर्गीकृत किया? पहली बात आती है क्या? केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका। और दूसरी जो बात आ गई वह है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका। विधायिका को क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। पहली केंद्रीय विधायिका, दूसरी राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद। केंद्रीय विधायिका यानी संसद। और जो राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका का मतलब क्या हुआ? विधानमंडल। विधानमंडल जो हमारा संसद का उल्लेख संविधान में मिलता है। संविधान में संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में मिलता है। कहां? आर्टिकल 79 में क्या है? आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। वहीं विधानमंडल का जो उल्लेख मिलता है वह आर्टिकल 168 यानी कि 168 में मिलता है। इसमें अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 में क्या है? विधानमंडल उल्लेखित है। अब यदि हम बात करें केंद्रीय विधायिका में कौन कौन शामिल होगा, तो केंद्रीय विधायिका में मुख्यतः 3 लोग या 3 चीजें शामिल की जाती हैं। केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद में मुख्यतः 3 चीजें सम्मिलित की जाती हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सम्मिलित किया जाएगा? पहली तो बात आती है लोकसभा। लोकसभा।
और दूसरी जो बात आती है वे आती है राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरी जो आती है, तीसरी बात हो जाती है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो क्या हुआ, केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद में कौन कौन शामिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। या ये कहें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद यानी कि केंद्रीय विधायिका का निर्माण होता है, केंद्रीय विधायिका का निर्माण होता है। लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 पर मिलता है, आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 पर मिलता है। किसमें, लोकसभा का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 81 पर क्या है, लोकसभा का उल्लेख मिलता है। तो क्या है, लोकसभा का उल्लेख जो मिलता है आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 में मिलता है। वहीं बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। राज्यसभा का जो उल्लेख है वह कहाँ, संविधान के आर्टिकल 80 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ मिला, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में मिला। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह कहाँ पर है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अब यदि हम बात करें राज्य विधायिका की, राज्य विधायिका किससे मिलकर बनेगी, ये क्या थी, सेंट्रल की थी, केंद्र की थी। तो इसमें क्या सभी लोग केंद्र के व्यक्ति थे। अब ये क्या है, राज्य के बारे में, राज्य विधायिका है तो इसमें क्या राज्य के लोग सम्मिलित होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकसभा की जगह क्या हो जाता है, विधानसभा। क्या, विधानसभा, विधानसभा। राज्य विधायिका में लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद हो जाता है। जो राज्यसभा होती है उसकी जगह क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल सम्मिलित होंगे। कौन, राज्यपाल। तो यदि ये कहें विधानमंडल या राज्य विधायिका किससे किससे मिलकर बनती है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल का निर्माण होता है या राज्य विधायिका का निर्माण होता है। जो विधानसभा का उल्लेख है, विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में दिया गया है। विधानसभा का उल्लेख कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 170 में, आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में संविधान सभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 170 में क्या है, संविधान सभा का उल्लेख मिलता है। और वहीं यदि हम बात करें विधान परिषद का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 169 यानी कि आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है। कहां पर, आर्टिकल 169 यानी कि अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद का उल्लेख है। और जो राज्यपाल का हमें उल्लेख मिलता है, जो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 153 में मिलता है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में मिलता है। तो 153 में क्या है, राज्यपाल का उल्लेख है। 153 में क्या है, राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। तो राज्य विधायिका क्या हो गई, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल या राज्य विधायिका का निर्माण होता है। या ये कहें राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल को सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका भी क्या है, कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका को भी क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। कार्यपालिका को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया, जो कार्यपालिका है उसे कौन कौन से दो भागों में
वर्गीकृत किया गया। तो कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहली बात आती है केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। और दूसरी जो बात आती है वह है राज्य कार्यपालिका। कौन सी? राज्य कार्यपालिका। दूसरी बात क्या होगी? राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया? दो रूपों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से? केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन भाग लेगा? केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन भाग लेगा? तो केंद्रीय कार्यपालिका में दो रूपों से भाग लेते हैं। एक तो स्थायी सदस्य भाग लेते हैं और एक अस्थायी सदस्य भाग लेते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में क्या होगा? कुछ सदस्य अस्थायी होंगे और कुछ स्थायी होंगे। तो इसमें पहले तो बात करते हैं अस्थायी। अस्थायी रूप से कौन कौन भाग लेता है? कुछ अस्थायी रूप से भाग लेते हैं और कुछ स्थायी रूप से भाग लेते हैं। तो अस्थायी रूप से कौन कौन भाग लेगा? तो केंद्रीय कार्यपालिका में अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति अस्थायी रूप से भाग लेते हैं। तो कौन कौन हो गए? पहले तो बात आती है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भाग लेंगे। और दूसरी जो बात आती है वह क्या है? प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद। और तीसरी जो बात आती है वह राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री पर होती हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक मात्र दिखावा होता है। इस जगह वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री पर निहित होती हैं केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत। तो केंद्रीय कार्यपालिका में अस्थायी रूप से कौन कौन भाग लेगा? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। यही यदि हम बात करें स्थायी रूप से कौन भाग लेगा, तो स्थायी रूप से IAS अधिकारी, सेना तथा केंद्रीय कर्मचारी जो होंगे इसमें स्थायी रूप से भाग लेते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? स्थायी। स्थायी रूप से कौन कौन भाग लेगा? पहले तो बात आ गई IAS अधिकारी, IAS अधिकारी। जितने भी IAS अधिकारी होंगे इसमें क्या स्थायी रूप से भाग लेते हैं। और दूसरी बात आती है सेना भी इसमें स्थायी रूप से ही भाग लेगी, सेना हो गई। और तीसरी बात आती है केंद्रीय कर्मचारी। जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं या हम कहें केंद्र के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी भी क्या है इसमें स्थायी रूप से भाग लेते हैं। केंद्र के कर्मचारी भी इसमें स्थायी रूप से भाग लेते हैं। तो केंद्रीय कार्यपालिका क्या हुई? केंद्रीय कार्यपालिका में अस्थायी मेंबर कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जो होंगे वे अस्थायी होंगे। वहीं हम स्थायी की बात करें तो IAS अधिकारी, सेना और केंद्र के कर्मचारी जो होते हैं इसमें स्थायी मेंबर होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे यदि हम बात करें राज्य कार्यपालिका की, ये तो हो गई केंद्र की कार्यपालिका। अब राज्य की जो कार्यपालिका है तो राज्य की कार्यपालिका को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। पहली बात क्या आती है? अस्थायी। अस्थायी रूप से इसमें कौन भाग लेगा? तो इधर क्या थे? प्रधानमंत्री, क्योंकि ये केंद्र की थी। ये क्या है? राज्य की है, तो इस जगह क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। कौन हो गया? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। और दूसरी बात आएगी इधर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, इधर मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो क्या हो गया? मंत्रिपरिषद। और यहाँ पर राष्ट्रपति थे और यहाँ क्या होंगे? राज्यपाल। यहाँ पर क्या होंगे? क्योंकि ये राज्यों की कार्यपालिका है तो यहाँ पर राज्यपाल शामिल होंगे। कौन? राज्यपाल। अब यदि हम बात करें राज्य कार्यपालिका में अस्थायी
की बात तो हमने कर ली। स्थायी रूप से कौन कौन भाग लेता है या स्थायी मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो स्थायी की यदि हम बात करते हैं तो स्थायी में सबसे पहले तो आ जाएंगे हमारे जो पीसीएस पुलिस है। पीसीएस, इसमें आईएएस थे और इसमें क्या है, पीसीएस पुलिस। पीसीएस पुलिस स्थायी में क्या हो गई, राज्य कार्यपालिका में स्थायी में पहली बात आई पीसीएस पुलिस। दूसरी, राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं वह राज्य कार्यपालिका में स्थायी रूप से भाग लेते हैं। तो क्या है, राज्य के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी। इधर क्या थे, केंद्र के कर्मचारी थे, ये राज्य की बात हो रही इधर, इसलिए यहाँ क्या हुआ, राज्य के कर्मचारी हुए। तो राज्य कार्यपालिका क्या हो गई, राज्य कार्यपालिका में अस्थायी रूप से कौन कौन भाग लेगा, तो राज्य कार्यपालिका में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल भाग लेंगे। वहीं स्थायी रूप से पीसीएस पुलिस, राज्य के कर्मचारी जो हैं वो क्या है, स्थायी रूप से भाग लेंगे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बारे में, अभी तक हम लोगों ने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जाना। अब जानते हैं न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को भी क्या किया गया, न्यायपालिका को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया। न्यायपालिका को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले आया, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात आती है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और तीसरी क्या है, तीसरी बात आती है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, क्या किया गया, न्यायपालिका को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया या 3 रूपों में बांट दिया गया। कौन कौन से, पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और तीसरा जिला न्यायालय यानी तीसरा जिला न्यायालय। तीसरा क्या है, जिला न्यायालय। इन 3 रूपों में क्या किया, इसे बांट दिया गया। तो न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, कौन कौन से, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को पुनः 3 भागों में बांटा गया। जिला न्यायालय को पुनः 3 भागों में बांटा गया। जिला न्यायालय को क्या किया गया, पुनः 3 भागों में बांट दिया गया। पहला आता है दीवानी न्यायालय। कौन सा, दीवानी न्यायालय। जिला न्यायालय को पुनः 3 भागों में बांटा गया। पहली जो बात आती है वह आती है दीवानी न्यायालय की। दूसरा फौजदारी न्यायालय, और दूसरा फौजदारी न्यायालय, और तीसरा जो आता है वह आता है राजस्व न्यायालय। तीसरा जो आता है वह आता है राजस्व न्यायालय। तो पहला क्या हो गया, दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय के बाद फौजदारी न्यायालय, कई जगह फौजदारी लिख के भी आता है, फौजदारी न्यायालय। और तीसरी जो बात आती है वह आती है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय। जैसा कि इनके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जैसा कि इनके नाम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, दीवानी न्यायालय क्या करेगा, जमीन जायदाद वगैरह, सड़क सुरक्षा, शादी ब्याह तलाक आदि की जो देख रेख करता है, आदि के बारे में जो क्या करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, वह कौन करेगा, दीवानी न्यायालय करेगा। इसी जगह यदि हम बात करें फौजदारी न्यायालय, तो फौजदारी न्यायालय जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े मारपीट मर्डर मृत्यु आदि की समीक्षा कौन करता है,
फौजदारी न्यायालय करता है। और तीसरा राजस्व न्यायालय की बात की गई। तीसरे किस न्यायालय की बात की गई? राजस्व न्यायालय की बात की गई। तो जाहिर है कि ये क्या करेगा? राजस्व के बारे में चर्चा करेगा, जैसे कि लगान हो गया, जीएसटी हो गया और आपका इनकम टैक्स वगैरह हो गया। इसके बारे में क्या करेगा? इसकी समीक्षा कौन करेगा? इसके बारे में इसके जो केस होंगे वे कौन देखेगा? राजस्व न्यायालय देखेगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब यदि हम बात करें विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? तो विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। विधायिका क्या करेगी? कानूनों को बनाती है। विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी और कानून बनाने के बाद ये क्या करेगी? कार्यपालिका को भेजेगी। तो कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका का जो काम होता है वह होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना, या ये कहें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य जो होता है वह कार्यपालिका का होता है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का जो कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है संविधान की व्याख्या करना। न्यायपालिका का जो कार्य है वह है संविधान का या संविधान की व्याख्या करना तथा संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का जो कार्य होता है वह न्यायपालिका का होता है। तो चलिए विधायिका का कार्य लिख देता हूं। विधायिका का कार्य, विधायिका का कार्य कानून बनाना है, नियम या कानून बनाना है। विधायिका का कार्य कानून बनाना है। विधायिका का कार्य कानून बनाना है। और दूसरी बात आती है न्यायपालिका का कार्य, विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। क्या हो गया? विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना है, यानी कि लागू करना है। क्रियान्वयन या इसी जगह इसको लिख सकते हैं लागू करना। क्या? लागू करना है। तीसरी बात आती है न्यायपालिका क्या करेगा? तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। क्या? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगा। तो न्यायपालिका का कार्य, न्यायपालिका का कार्य संविधान की व्याख्या करना है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना तथा संविधान के उल्लंघन पर, संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है। तो क्या हो जाता है? विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना है, न्यायपालिका का कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा संविधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने का जो कार्य होता है वह न्यायपालिका का होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं अगली बात। अगली यदि हम बात करें जो विधायिका और कार्यपालिका, जो विधायिका और कार्यपालिका हैं ये क्या हैं? एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका से अलग हो जाती है। न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका से
अलग हो जाती है, या ये कहें भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह मांटेस्क्यू ने दिया था। किसने? मांटेस्क्यू ने दिया था। तो क्या है, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लें। भारत में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि आपस में क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो यही क्या हुआ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके किसके बीच लागू हुआ, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या हुआ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हो जाता है। और इस शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था वह मांटेस्क्यू ने दिया था। किसने? मांटेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मांटेस्क्यू ने दिया। किसने? मांटेस्क्यू ने दिया। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? मांटेस्क्यू ने दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। ये दोनों क्या हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका अब ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। तो क्या हुआ, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ है, और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह मांटेस्क्यू ने दिया था। अब आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो प्रणाली है वह कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। जबकि अमेरिका में क्या है, आध्यात्मक शासन प्रणाली। आध्यात्मक का मतलब क्या हुआ, ये तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, तीनों अलग अलग कार्य करेंगे। आध्यात्मक मतलब ये तीनों क्या करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये तो कई बार बता चुके। लेकिन जो अमेरिका में है वे आध्यात्मक शासन प्रणाली है। कैसी? अमेरिका में आध्यात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, आध्यात्मक शासन प्रणाली। किस प्रकार की? आध्यात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, ये तीनों जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, इनके बीच में कोई एकता नहीं होती। अपने यहाँ भारत में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका एक साथ कार्य करती हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, तीनों अलग अलग कार्य करते हैं। तो अमेरिका में कैसी? आध्यात्मक शासन प्रणाली है। आगे यदि हम बात करें तो आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि यदि हम आर्टिकल 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या? आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये भी कहा गया कि बिना वजह कार्यपालिका न्यायपालिका को परेशान नहीं करेगी। ऐसी बात आर्टिकल 50 में कही गई। चलिए अब हम जानते हैं क्या, भारत का संविधान।
भारत के संविधान के बारे में वैसे हम लोगों ने काफी चर्चा की है, क्योंकि मैंने जब संविधान सभा पढ़ा रहा था तो वहीं से भारत के संविधान को काफी कवर कर लिया था। तो पहले तो बात करते चलिए भारत का संविधान। भारत का संविधान है हमारा जो वर्तमान संविधान, या ये कहें भारत का जो वर्तमान संविधान है वह भारत का प्रथम संविधान है जो जनता द्वारा बनाया गया या लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। कैसा? भारत का, या हम कहें हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान है। भारत का प्रथम संविधान है जो जनता द्वारा, या हम कहें लोगों द्वारा, जनता द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। इस जगह जनता अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों द्वारा कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान है जो लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। हमारा जो संविधान था, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत कर दिया गया तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। क्या? चलिए, तो सबसे पहले अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी में क्या हुआ? अंगीकृत किया गया। यहीं यदि हम बात करें पूर्ण रूपेण लागू या पूर्ण लागू, तो पूर्ण लागू कब हुआ? पूर्ण लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। अब आगे यदि हम बात करें तो जो हमारा भारत का संविधान था, भारत के मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे। कितने? भारत के संविधान में कितने? 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। कितने? 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो भारत के संविधान में या मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद थे। अब क्या हुआ? समय समय पर इस पे कई सारे संशोधन होते रहे। समय समय पर संविधान में कई सारे संशोधन किए गए। संशोधन करने में क्या किया गया? कुछ संविधान हटा दिए गए और तथा कुछ नए जोड़ दिए गए। कुछ का खा गा करके नए संविधान जोड़े गए, लेकिन मूल संविधानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। या यह कहें कि सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों तथा मूल संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। तो क्या हुआ? ये मूल संविधान है, मूल रूप से मूल की बात कर रहे हैं। वर्तमान में क्या है? अनुसूची 8 से बढ़कर 12 हो गई। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है।
अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राज व्यवस्था के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में। तो राज व्यवस्था का जो मेन बात होती है, राज व्यवस्था की यदि हम बात करें तो राज व्यवस्था का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने कहा था, राज व्यवस्था जो होती है, संविधान का व्यवहारिक रूप जो होता है वो क्या होता है, राज व्यवस्था होता है। संविधान के व्यवहारिक रूप को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जनता होगी, सार्वजनिक लोग होंगे और सरकार मिलजुल कर काम करेंगे, यही तो व्यवहारिक रूप कहलाएगा। जनता, सरकार, और जनता होगी, सरकार होगी, सार्वजनिक लोग होंगे, ये सब मिलकर जब कार्य करेंगे तभी क्या कहलाएगी, व्यवहारिक रूप कहलाता है। वहीं यदि हम बात करें, राज व्यवस्था जो है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। राज व्यवस्था मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, पहला तो राज्य और दूसरी व्यवस्था। क्या, अब हम राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना है। राज्य व्यवस्था मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य व्यवस्था मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, पहला राज्य और दूसरा व्यवस्था। यही तो दो शब्द हैं राज्य व्यवस्था में। जो राज्य व्यवस्था है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला राज्य और दूसरी व्यवस्था। राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य का जो अर्थ होता है या राज्य से आशय होता है जनता, सार्वजनिक और सरकार से। राज्य से जो आशय होगा जनता, सार्वजनिकता और सरकार से होता है। वहीं यदि हम बात करें व्यवस्था, तो व्यवस्था का जो मतलब होता है, तो व्यवस्था का अर्थ होता है तंत्र से। तो क्या है, राज्य का जो अर्थ है, अर्थ क्या हो गया, जनता, जनता, सार्वजनिक, सार्वजनिक और सरकार। राज्य का अर्थ क्या हो गया, जनता, सार्वजनिक और सरकार से मिलकर, अभी मैंने बताया कि क्या होता है, राज्य का निर्माण। क्या राज्य का अर्थ क्या हुआ, जनता, सार्वजनिक और सरकार से। राज्य का जो अर्थ हुआ वह हुआ जनता, सार्वजनिक और सरकार जब मिलकर कार्य करेंगे तो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। व्यवस्था का जो अर्थ होता है, व्यवस्था का अर्थ होता है तंत्र। व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, व्यवस्था का अर्थ होता है तंत्र। क्या, तंत्र। व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ, तंत्र। तो इस प्रकार यदि हम कहें, इस प्रकार यदि हम कहें, राज व्यवस्था का अर्थ जनता, सार्वजनिक और सरकार से होता है। इस प्रकार यहां से परिभाषा बनेगी, राज व्यवस्था का अर्थ जनता, सार्वजनिक और सरकार की एकता से होता है। चलिए आगे बात करते हैं, राज्य क्या है, राज्य क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि ये राज्य शब्द आया तो राज्य होता क्या, राज्य होता क्या, राज्य क्या होता है, राज्य से आशय एक निश्चित संरचना से, राज्य से आशय एक निश्चित संरचना से होता है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। क्या, राज्य से आशय, राज्य से आशय एक निश्चित संरचना से, किससे, निश्चित संरचना से है, जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। किसमें, निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, भाग पर निवास करते हैं। राज्य से आशय एक निश्चित संरचना से है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। यही यदि हम बात करें, यही यदि हम बात करें, ये जो निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, तो इन्हीं की संप्रभुता से क्या होता है, सरकार का निर्माण होता है। निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्ति अपनी संप्रभुता से एक सरकार की नियुक्ति करते हैं। इनसे ही, इनसे इनकी संप्रभुता से ही, संप्रभुता, इनकी संप्रभुता से ही
सरकार की नियुक्ति होती है या नियुक्ति की जाती है। सरकार की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। तो क्या हो गया, राज्य से आते एक निश्चित संरचना से है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, और ये जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं इनकी संप्रभुता से ही क्या होता है, एक सरकार का क्या होता है, एक सरकार की नियुक्ति की जाती है। अगली बात आती है सरकार क्या हुआ। यहां तक तो हम लोग समझ गए, लेकिन सरकार क्या है? सरकार क्या है? सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है। कैसी? सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है, और सरकार क्या करती है, राज्य के क्रियाकलापों को चलाती है, राज्य की देख रेख करती है, राज्य किस प्रकार चलेगा ये सब मैनेज करती है सरकार। तो क्या है, सरकार राज्य की, सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है। यदि आपसे पूछता है राज्य की कार्यात्मक इकाई कौन होती है, तो राज्य की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह सरकार होती है। सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है, सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है, सरकार राज्य की कार्यात्मक इकाई होती है। सरकार क्या करती है, राज्य के क्रियाकलापों को चलाती है, तथा राज्य के जो उद्देश्य होते हैं, या हम करें राज्य के उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है, या राज्य के उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है या प्राप्ति की जाती है वह सरकार के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से राज्य के, सरकार के माध्यम से राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, प्राप्ति की जाती है। क्या बात हो गई, सरकार के माध्यम से राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो यहां तक तो बात हो गई। चलिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें संविधान का प्रारंभ, क्या संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ कब हुआ? संविधान जो बनना था हमारे यहाँ 1947 से ही क्या हुआ था, बनना प्रारंभ हो गया था, संविधान का निर्माण करना शुरू हो गया था। कई इतिहासकारों ने यह कहा कि जो 1947 का काल है वह भारत के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या क्या कहा, 1947 का जो वर्ष है, 1947 का वर्ष स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसे अक्षरों में? स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई इतिहासकारों ने कहा कि 1947 का जो काल है वह भारत के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 1947 से ही क्या हुआ, भारत के संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन संविधान बनने में काफी समय लग गया, और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। तथा दूसरा जो ऐतिहासिक काल आता है वह आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही भारत संसार के सामने एक गणतंत्र देश के रूप में निकलकर उभरा। 1950 में क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 में भारत संसार के सामने एक गणतंत्र देश के रूप में उभरा, देश के रूप में आया। चलिए आगे बात करते हैं संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा। और आज ये लास्ट पॉइंट होगा आज का, संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या हो जाएगी,
यदि हम संविधान की परिभाषा की बात करें, संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से होता है, संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से होता है जिसकी एक विशेष अथवा विधिक, जिसकी एक विशेष विधिक यानी कि कानूनी क्या होती है, पवित्रता होती है। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विधिक यानी कि कानूनी पवित्रता होती है।